नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 27 सितंबर और आज की तारीख का संबंध है एक युद्ध से। आज के दिन यानी 27 सितंबर 1781 को हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान सालनगढ़ की लड़ाई हुई थी। हैदर अली को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। हैदर अली क्यों हारे और इसका आने वाले भविष्य पर क्या असर पड़ा, ये बताने से पहले जरा गणित पर चलते हैं। 1963 में MIT के गणितज्ञ एडवर्ड लॉरेंस ने एक नई थ्योरी विकसित की जिसे हम आज केओस थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या है ये थ्योरी? ऐसे समझिए कि कोई एक व्यक्ति चुनाव में किसे वोट देगा, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि बहुत जटिल और उलझी हुई है। उसके बनिस्बत अगर हमें यहाँ से कैमरे पर एक बॉल उछालनी हो, हम करने नहीं वाले, लेकिन अगर करना चाहें तो हम गणना कर पाएंगे कि बॉल के वजन के हिसाब से उसे कितना वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में, उसकी ट्रेजेक्टरी प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन बाकी दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती है। कैरम का खेल खेलने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि फ्रिक्शन, भार और फोर्स, इन सभी की वैल्यू पता होने के बावजूद गोटी कहाँ जाएगी इसका ठीक ठीक पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी मानव के बनाए सिस्टम भी इतने जटिल हो सकते हैं कि उनकी पूरी नॉलेज होने के बावजूद कोई एक रैंडम इवेंट सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव ला सकती है। यही केओस थ्योरी है। लॉरेंस साहब ने तो इस थ्योरी को मौसम की गणना के लिए सुझाया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया बिहेवियर, चुनाव, यहाँ तक कि इतिहास की विवेचना के लिए भी किया जाता है। हम इस थ्योरी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रैंडम दिखने वाले ऐसे ही इवेंट्स ने 1803 में असाय की लड़ाई में मराठों की हार पक्की कर दी थी, जिसके बारे में हम आपको 23 सितंबर वाले एपिसोड में बता चुके हैं तारीख के ही। बात सिर्फ मराठों और अंग्रेजों की नहीं थी। शतरंज की इस बिसात पर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी चाल चल रहे थे, जिसमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, मराठा साम्राज्य, मैसूर और अमेरिका। फ्रांस और ब्रिटेन तो भारत में कॉलोनी बनाने की फिराक में थे, लेकिन अमेरिका इस खेल में क्या कर रहा था, ये समझने के लिए 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरुआत करते हैं। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रशिया कभी सीधे नहीं लड़े, बल्कि अपने सैटेलाइट स्टेट्स के माध्यम से प्रॉक्सी वॉर करते रहे, जैसे क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान वगैरह। ऐसा ही खेल 17वीं और 18वीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहा था। जहाँ जहाँ इन दोनों की कॉलोनीज थी, वहाँ ये एक दूसरे के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काते रहते थे। मिसाल के लिए इंडिया 18वीं सदी तक कनाडा फ्रांस के कब्जे में था और इसे न्यू फ्रांस कहा जाता था। ब्रिटेन का आधिपत्य अमेरिकी राज्यों पर था और वहां भी इन दोनों में कशमकश चलती रहती थी। 1756 से 1763 के बीच चले युद्धों में ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका से फ्रांस का सफाया कर दिया। तब फ्रेंच लेखक वोल्टेयर ने कहा, कुछ एकड़ बर्फ चली भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। वोल्टेयर कनाडा के बारे में बोल रहे थे, भूभाग में वहाँ पे पूरा बर्फ से घिरा रहता है, इसीलिए उन्होंने संज्ञा दी। आज भी उसे आइस रिंग कहा जाता है और उनकी नज़र में कनाडा का कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन फ्रेंच शासकों को इस बात का एहसास था कि ब्रिटेन की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी था। उनकी नज़र ब्रिटेन की दो कॉलोनीज पर पहले पड़ी। पहला भारत, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीतकर पूर्वी भारत यानी बंगाल पर कब्जा कर चुकी थी, और दूसरा अमेरिका, जहां ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी। पूरी कहानी को समझने के लिए तब के दक्षिण भारत की पावर इक्वेशन को समझना भी जरूरी है। मैसूर में सेना के एक छोटे से सिपाही के पद से शुरुआत करने वाले हैदर अली 1761 तक मैसूर के शासक बन गए। मैसूर तब आज की तरह से एक जिला न होकर एक पूरी रियासत हुआ करता था, जो आज के गोवा के नीचे मालाबार रीजन तक फैला हुआ था, लगभग कर्नाटक। इसके बगल में था कर्नाटक। आज के मैप में ये जगह बदल चुकी हैं, इसीलिए तब के मैप के हिसाब से आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैसूर के ऊपर था मराठा साम्राज्य, जिस पर पेशवाओं का शासन था। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये बहुत मजबूत हुआ करता था और मैसूर को भी इसे टैक्स चुकाना पड़ता था। इसके बगल में थी निज़ाम शाही, जो मुगलों के अधीन थे और उनके कमज़ोर हो जाने के बाद कभी मराठों से तो कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो लेते। बंगाल और बिहार पर कब्जा जमाने के बाद अंग्रेज़ों की नज़र दक्षिण और मध्य भारत पर थी। पेशवा इतनी बड़ी ताकत थी कि उन पर सीधा आक्रमण आप नहीं कर सकते थे। मद्रास में अंग्रेज अपना किला बना चुके थे और निज़ाम शाही का भी उन पर जोर नहीं चलता था। तब तक रह गया था सिर्फ मैसूर। हैदर अली को पहले ही समझ में आ गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र मैसूर पर है। मैसूर एक समृद्ध राज्य था जहां चंदन की लकड़ी का कारोबार होता था। इतना ही नहीं, मैसूर के पास अपने बंदरगाह भी थे।
एक बंदरगाह जिसका नाम माहे, जिससे विदेशों तक चीजें भेजी जाती थी। कनाडा हारने के बाद फ्रेंच लोग जब नॉर्थ अमेरिका में हारे और बाद में उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र मैसूर पर है, तो उन्होंने हैदर अली से हाथ मिलाया और हैदर अली ने उन्हें माहे का बंदरगाह दे दिया, सौंप दिया। और फ्रांस ने बदले में उन्हें विदेशी हथियार मुहैया कराए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ समर्थन का आश्वासन भी दिया। इसके बाद पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई 1767 के साल में, जिसमें अंग्रेजों को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हैदर अली ने उन्हें मद्रास के किले तक खदेड़ दिया और वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूरन संधि करनी पड़ी, जिसे मद्रास की संधि के नाम से हम जानते हैं। इस संधि में शामिल था कि भविष्य में अगर मैसूर पर किसी ने आक्रमण किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मदद करेगी। लेकिन अंग्रेज जैसे थे वैसे ही निकले दोगले। 1771 में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया तो उन्होंने मैसूर को मदद देने से इनकार कर दिया। मराठा चौड़े में थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं कि उन पर हमला करे। लेकिन 1775 में उनका भी भ्रम टूटा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं पर भी आक्रमण किया। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों का मैसूर से लालच गया नहीं था और अमेरिका में हुई एक घटना में उन्हें इसका मौका भी मिल गया। जैसा कि आपको मालूम होगा, 4 जुलाई को अमेरिका का 15 अगस्त होता है, स्वतंत्रता दिवस। कारण ये कि 4 जुलाई 1776 को 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी का ऐलान किया और इसे अमेरिकन क्रांति की शुरुआत माना जाता है। इस चिंगारी को और भड़काने का काम किया फ्रेंच ने। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कनाडा और भारत के बड़े हिस्से से हाथ धोने के बाद फ्रेंच अपनी कोल्ड वॉर की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अमेरिका में विद्रोहियों को समर्थन दिया और पैसों और हथियार आदि से मदद भी की। बदले में ब्रिटेन ने ठाना कि कोल्ड वॉर को कुछ गर्म किया जाए। उन्होंने माहे बंदरगाह जो फ्रांस के कब्जे में था उस पर हमला किया। हैदर अली के लिए इस बंदरगाह की बहुत अहमियत थी और मराठाओं के साथ युद्ध में अंग्रेजों के हाथों धोखा खाने के बाद से वो पहले ही बौखलाए हुए थे। नतीजतन 1780 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। इस लड़ाई के तार अमेरिका से भी जुड़े हुए थे क्योंकि वहां भी ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह हो रहा था और वो ब्रिटेन को भारत में भी हारते हुए देखना चाहते थे फ्रेंच लोग। जॉन एडम्स अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। 10 जून 1780 को उन्होंने यूएस कांग्रेस को एक पत्र लिखा जिसमें मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जंग का जिक्र था। इतना ही नहीं, इस पत्र में हैदर अली को प्रसिद्ध हैदर अली के नाम से संबोधित किया गया था। दूसरे आंग्ल मैसूर जंग की शुरुआत तक हालत लेकिन बदल गए थे। मराठाओं को समझ आ गया था कि ब्रिटिश किसी के सगे नहीं हैं। उन्होंने मैसूर का साथ देने की ठानी। निजाम शाही भी पलड़ा भारी देख इस खेमे में आ गई। ब्रिटिश का एकमात्र साझेदार था कर्नाटक का नवाब वल्ला जाह। जंग का ऐलान हुआ तो जुलाई 1780 में हैदर अली ने मराठों और निजाम की सेना के साथ कर्नाटक के किले आरकोट का घेराव किया। वल्ला जाह की मदद के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास और गुंटूर से अपनी 2 टुकड़ियां भेजी। प्लान थी कि दोनों टुकड़ियां कांजीवरम के रास्ते मिलकर अटैक करेंगी। लेकिन जैसा कि पूर्व अमेरिकन फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट का कथन है, प्लान करने में उतना ही एफर्ट लगता है जितना किसी चीज़ की इच्छा करने में। अंग्रेजों का प्लान भी सिर्फ हवाई साबित हुआ और उन्हें मुँह की खानी पड़ी। हैदर अली ने अपने बेटे टीपू को गुंटूर से आने वाले टुकड़ी का सामना करने भेजा। ये लड़ाई पोलीलूर में हुई जहाँ पहली बार टीपू ने रॉकेट का इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में अंग्रेजों को जमकर नुकसान हुआ, यहाँ तक कि अंग्रेज टुकड़ी को लीड कर रहे कर्नल बेली को सरेंडर तक करना पड़ा। दूसरी टुकड़ी जिसे कर्नल हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे उसका सामना करने हैदर अली खुद गए। इस लड़ाई में भी हैदर अली की जीत हुई और हेक्टर मुनरो को मद्रास वापस जाना पड़ा। यहाँ तक तो हैदर अली नेपोलियन साबित हो रहे थे, लेकिन उनकी एक गलती से उनका वाटरलू मूवमेंट भी जल्द सामने आ गया। गलती ये थी कि हैदर अली अगर मद्रास पर धावा बोलते तो अंग्रेजों के पांव दक्षिण भारत से उखड़ जाते, लेकिन हैदर अली ने इसके बजाय आरकोट पर घेराबंदी का चुनाव किया। हैदर अली को आरकोट में बिजी देख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मालाबार रीजन पर आक्रमण कर दिया जो आरकोट से कोसों दूर है। हैदर अली ने टीपू को सेना सहित मालाबार की तरफ रवाना किया। इस सब के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में संभलने का मौका मिल गया। बंगाल अभी भी उनका एक मजबूत गढ़ था। यहाँ से सर आयर कूट के नेतृत्व में और अंग्रेज टुकड़ियां मद्रास पहुंचने लगी। कूट ने मद्रास पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कूट को लगा कि जब तक मराठे और निजामशाही हैदर अली के साथ हैं तब तक उन्हें हराना मुश्किल होगा। अंग्रेजों ने कूटनीति चलते हुए मराठाओं और निजामों को संदेश भेजा कि वो बेकार में मैसूर की जंग में अपने हाथ जला रहे हैं। साथ ही यह आश्वासन भी भेजा कि भविष्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वो साझेदार होंगे। मराठाओं और निजामों ने अपने हाथ इसके बाद पीछे खींच लिए। धोखा खा चुके थे फिर भी मान गए और इसके चलते हैदर अली आरकोट में अकेले पड़ गए। इसके बाद हैदर अली और आयरकूट के बीच 3 जंग हुई जिसमें सालनगढ़ की लड़ाई भी शामिल है। पोलीलूर, पोर्तेनोवो और सालनगढ़ तीनों जगह हैदर अली को हार का मुंह देखना पड़ा। 1782 में हैदर अली की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई और टीपू बन गए टीपू सुल्तान।
उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी, लेकिन 1783 में एक और अंतर्राष्ट्रीय घटना ने इस लड़ाई पर असर डाला। हुआ यूं कि 1783 में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हो गई। इस ट्रीटी में अमेरिका को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकारने की बात भी शामिल थी। फ्रांस, जो मैसूर को अब तक मदद दे रहा था, इस ट्रीटी के चलते उसने मैसूर का साथ देना बंद किया और 1784 में टीपू को अंग्रेजों से संधि कर लेनी पड़ी। इसके बाद टीपू की ताकत निरंतर कम होती गई और 1799 में एक लड़ाई के दौरान उसकी मौत हो गई। यही हमारी केओस थ्योरी कंक्लूड होती है, क्योंकि इसके बाद मैसूर अंग्रेजों के हाथ में चला गया और मराठा पूर्व और दक्षिण दोनों तरफ से घिर गए। अगर सही वक्त पर मराठा और मैसूर साम्राज्य ने साझेदारी बनाए रखी होती तो ब्रिटिश अपने पांव जमा ही नहीं पाते। आज के लिए इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए कर रहे हैं आपको नमस्ते। और तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए द ललन टॉक।